जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हमारी कोशिश है कि हम डेली आपको 5 ऐसे एमसीक्यूज तैयार करवाएं जो आपको मल्टीपल चॉइस वाले जो पेपर होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उनमें आपके लिए बहुत मददगार साबित हो। एडवांटेज क्या मिलेगा? सबसे बड़ी चीज कि आपको अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली 5 क्वेश्चन तैयार कीजिए और हमारी कोशिश वही रहती है कि हम वही क्वेश्चंस इंक्लूड करें जो हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा से आते रहे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज हमारी सीरीज का ये पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निर्भरता अनुपात 15 से 64 वर्ष की कुल जनसंख्या की तुलना में 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित की संख्या का एक उपाय है। दूसरा, जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि है, जो तब होता है जब कार्यबल में लोगों की संख्या आश्रितों की संख्या के सापेक्ष बढ़ती है। भारत में औसत आयु विश्व में सबसे कम है। अब इसके ऑप्शन पे विचार करते हैं। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1 और 2 और 3। तो क्या होगा इसका आंसर? आइए जानते हैं। इसका सही उत्तर है ए। निर्भरता अनुपात 15 से 64 वर्ष की तुलना की कुल जनसंख्या की तुलना में 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों की जनसंख्या की संख्या की का एक उपाय है। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। निर्भरता अनुपात उन लोगों का आयु जनसंख्या अनुपात है जो आमतौर पर श्रम बल में नहीं होते हैं। आश्रित 0 से लेकर 14 वर्ष और 65 वर्ष की आयु और आमतौर पर श्रम बल उत्पादक भाग 15 से 64 वर्ष की आयु। भारत में औसत आयु 28 वर्ष है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में दुनिया में सबसे कम औसत आयु केवल 14.8 वर्ष है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संचालन के बदलाव के परिणाम स्वरूप होती है, मुख्यतः जब कामकाजी उम्र की आबादी 15 से 64 वर्ष का हिस्सा इससे बढ़ा है। आबादी का गैर कामकाजी आयु हिस्सा 14 से कम और 65 से अधिक उम्र है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आप कोशिश करिए कि आप इसके नोट्स बनाते चलिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। आपके डेली 5-5 क्वेश्चन ऐसे तैयार होंगे, तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तुक्के कैसे लगाना है, जिसको आप कह सकते हो। क्योंकि एमसीक्यूज में हम सब कुछ नहीं याद कर सकते, हमारे पास याद करने के लिए एक लिमिटेड चीजें होती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भी सब कुछ नहीं झेल सकता। तो तुक्का लगाना भी एक इसमें बहुत बड़ा अच्छी चीज है कि इसमें तुक्का कैसे लगाएं। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे 5-5 क्वेश्चन की और आज से 365 दिन करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, यह संविधान के अनुच्छेद 41 में डीपीएसीपी की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, इसका उद्देश्य बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल 1-2, दूसरा ऑप्शन है केवल 2-3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3, चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3। क्या इसका उत्तर? आइए जानते हैं। इसका उत्तर सही है बी, केवल 2 और 3।
अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामले में और अन्य अवांछित मामलों में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आपने सुना होगा एक 60 साल की पेंशन होती है, वो भी इसी के अंतर्गत आती है, और जो विकलांग वगैरह लोगों को पेंशन दिया जाता है वो भी सब इसी के अंतर्गत आता है। कुल मिला के आप आसान भाषा में समझिए कि जो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते हैं, जो शारीरिक रूप से असक्षम है कि कार्य करने में सक्षम नहीं है वो लोग कि वो कुछ कर सके, उनको सरकार मदद करती है जीवन अपना जीने के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभद्रता भाषा भारतीय दंड संहिता के प्रावधान में इसकी सजा के स्पष्ट प्रावधान के साथ अच्छी तरह से जुर्माना है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में प्रावधान के तहत चुनाव में उम्मीदवारों की अयोग्यता के आधार के रूप में अभद्र भाषा का विशेष रूप में उल्लेख किया गया है। कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं, आइए जानते हैं। केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, या फिर ना तो कोई भी, मतलब इसमें कोई भी कथन सही नहीं। क्या है इसका उत्तर? कोई भी नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। यह अभी किसी भी कानून में परिभाषित या उल्लेखित नहीं है। तो कोई भी ऐसा कानून अभी नहीं, मतलब किसी भी कानून में डिटेल्ड में नहीं लिखा गया है इसके बारे में। विश्व जनसंख्या संभावना यानी WPP की 2022 की रिपोर्ट में जो 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 बिलियन होने का अनुमान लगाती है, निम्नलिखित किस संगठन द्वारा जारी की गई है? पहला, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो, चौथा ऑप्शन है एक और तीन। सही उत्तर है केवल दो, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या संभावना का 2022 की रिपोर्ट आधिकारिक यूनाइटेड नेशन असिस्टमेंट एंड प्रोडक्शन की 7वीं संस्करण है। इस संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। यह ऐतिहासिक जनसंख्यिकीय प्रवृत्तियों के विश्लेषण द्वारा रेखांकित 237 देशों या क्षेत्र के लिए 350 से वर्तमान तक जनसंख्या अनुमान प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? पहला, आर वेंकट रमणी। दूसरा, मुकुल रोहतगी। तीसरा, के वेणुगोपाल। चौथा, अपलेश मिस्त्री। सही उत्तर है ए। व्याख्या ये इसकी जान लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता यानी ये सीनियर लॉयर है, सीनियर एडवोकेट है, आर वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यह देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी और केंद्रीय कार्यपालिका का अंग होता है। अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का काम मंत्रिपरिषद की सलाह और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और यह राष्ट्रपति के प्रसादार्पण अपने पद पर बना रहता है। महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यता रखनी होती है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्य हो, यानी वो भारत के नागरिक हो, उसे हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करने के 5 साल का अनुभव हो, या किसी कोर्ट में वकालत का 10 साल का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति के विचार में कानूनी मामले के जानकार हो। अगर राष्ट्रपति चाहें तो आपको भी बना सकते हैं, अगर उनको लगता है कि आप कानूनी मामलों के जानकार हैं
तो आप बना सकते हैं। आप भारत के नागरिक होने चाहिए और एक एडवोकेट होने चाहिए। 10 साल आपकी किसी भी अदालत में प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करोगे। तो कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको कुछ इसके एडवांटेज मिलेंगे, जैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके पीडीएफ, ये चीजें आपको मिलेंगी। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।